नमस्कार। डीजे न्यूज़ के खास कार्यक्रम कहीं अनकहीं में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हर सप्ताह सोमवार को हम ये खास कार्यक्रम अपने दर्शकों को लेकर आते हैं, जिसमें होती है सत्ता और राजनीति के गलियारे की वो बातें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, और ये वो बातें हैं जो कहीं प्रकाशित नहीं हुई है, प्रसारित नहीं हुई। इस खास कार्यक्रम को पेश करते हैं वरिष्ठ पत्रकार, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष, डीजे न्यूज़ के हेड अरविंद तिवारी जी, जिनका लोकप्रिय कार्यक्रम राजवाड़ा टू रेजेंसी आपके सामने हम कहीं अनकहीं के रूप में पेश करते हैं। आज हम बात करेंगे सिंधिया की लोकप्रियता की, वीडी की मिलनसारिता की और तुलसी की आक्रामकता की। किस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन हुए हैं, प्रशासनिक स्तरों पर परिवर्तन की सुगबुगाहट है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे अरविंद तिवारी जी से। अरविंद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का आपने जिक्र किया कि वो बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। बिल्कुल प्रतीक जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजे के बाद कुछ दिन पहले भोपाल में थे और उनका अंदाज बिल्कुल जुदा था। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कहा जाता है कि पार्टी के लोगों से मिलने से उन्हें परहेज रहता है, उनसे मिलने बाहर के जो लोग आते हैं उन्हें समय नहीं देते हैं, लेकिन इससे जुदा बिल्कुल उनका अंदाज लगा। भोपाल आने और भोपाल से लौटने तक सिंधिया की ने ज्यादा से ज्यादा समय पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया। अब मुख्य बात इसमें यह रही कि भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री और विधायक सिंधिया से नजदीकी बढ़ाने के इच्छुक दिखे और ऐसा लगा कि सिंधिया का जो आभा मंडल है वो भारतीय जनता पार्टी में भी अब असर करने लगा है। मैंने देखा कि मंत्री, विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता मतलब जो रहता ना कि हम सिंधिया से जुड़ जाएं, कुल मिला के बात ये कि हम भी सिंधिया से जुड़ जाएं, तो एक मतलब एक इस तरह का लगा कि उनका सिंधिया का अंदाज तो अलग था ही था, लेकिन पार्टी के नेताओं को भी वो रिझाने लगे हैं। देखा मैंने कि मतलब सिंधिया ने भी पूरा टाइम दिया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जितने समय वो रहे पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच रहे, कई वरिष्ठ नेताओं के यहाँ गए, वीडी शर्मा के निवास पे गए, विश्वास सारंग के यहाँ गए और भी कई जगह गए, लगातार जहां जहां से मतलब पार्टी के कार्यालय में उन्होंने काफी समय दिया, संघ कार्यालय में गए। तो कुल मिला के मतलब सिंधिया का अंदाज तो जुदा है ही है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग भी सिंधिया से जुड़ने को लालायित दिखा। कहीं ना कहीं उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि मध्य प्रदेश भाजपा की राजनीति में आने वाला समय सिंधिया का हो सकता है, सिंधिया और प्रभावशाली भूमिका में हो सकते हैं, और खासकर उपचुनाव के नतीजे के बाद मुझे लगता है कि पार्टी का एक बड़ा वर्ग सिंधिया की ओर आकर्षित हुआ है। इसमें दो बातें मैं और कहना चाहूंगा कि एक तो सिंधिया अपने भोपाल प्रवास के दौरान संघ मुख्यालय संविदा भी गए थे और वहां अपने साथ अपने गुट के 5 मंत्रियों और 2 पूर्व मंत्रियों को साथ लेकर गए थे, और उन्होंने जो क्षेत्रीय प्रचारक है दीपक पुष्पुति जी, उनसे मिलवाया था। और दूसरी बात यह कि बहुत सुगबुगाहट है, बहुत बड़ी चर्चा है अरविंद जी की सिंधिया जी को केंद्रीय मंत्री बनाया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये दोनों चीजें भी आपकी बात से को पुष्ट करती है कि उसके बाद भाजपा का बड़ा समूह सिंधिया की तरफ आकर्षित होगा। बिल्कुल प्रतीक जी, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं पार्टी के एक बड़े वर्ग को इस बात का आभास है कि सिंधिया आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में और बहुत पूर्ण भूमिका में होंगे और सिंधिया से जुड़ने में राजनीतिक फायदा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग उनकी ओर आकर्षित होता दिख रहा है। और बात करेंगे हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा यानी वीडी शर्मा की मिलनसारिता की। अरविंद जी, आपने लिखा कि वीडी शर्मा जो हैं वो सहज सरलता से उपलब्ध हैं कार्यकर्ताओं को, और हर कार्यकर्ता की बात वो सुन रहे हैं। संगठन ऐसा ही होना चाहिए। प्यारेलाल जी, कुशाभाऊ ठाकरे ऐसा ही संगठन चलाते थे। देखिए, यदि हम तुलना करें राकेश सिंह के कार्यकाल से, प्रभात झा और नंद कुमार सिंह चौहान की कार्यशैली अलग थी, लेकिन जो भी इमीडिएट रिप्लेसमेंट रहता उससे तुलना होती है। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि राकेश सिंह से मिलने में बड़ी मशक्कत करना पड़ती थी। राकेश सिंह का एक अलग वर्किंग पैटर्न था, उनसे कार्यकर्ता इतनी आसानी से जुड़ नहीं पाते थे, संवाद नहीं हो पाता था। अब यदि कोई प्रदेशाध्यक्ष ऐसा कार्यकर्ताओं को उपलब्ध है जो सहजता से उनसे संवाद करता है, जो दौरे पे रहता है तो कार्यकर्ता उनकी पहली प्राथमिकता रहते हैं। किसी कार्यकर्ता का फोन जाए और प्रदेशाध्यक्ष उससे बात कर ले या बात नहीं कर पाए उस दौर में, तो रिवर्ट करके पलट कर फोन कर ले, तो कार्यकर्ता अपने आप को बड़ा
गौरवान्वित महसूस करता। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ये जो बदलाव का दौर दिख रहा है, तो वीडी शर्मा की पार्टी में स्वीकार्यता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यही उसके 2-3 कारण है कि सहजता उनकी, संवाद, सक्रियता, और दूसरा है कि जब भी भोपाल में रहते हैं और पार्टी के बड़े नेता से लेकर छोटा कार्यकर्ता भी यदि उनसे मिलना चाहे तो वो उसके लिए उपलब्ध हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ता में जब ये भरोसा हो जाए कि हमारा शीर्ष नेता हमारे लिए सहजता से उपलब्ध है, हम जब चाहें उससे संवाद कर सकते हैं, तो कार्यकर्ता का उत्साह भी बढ़ जाता है। वो पार्टी के लिए जितना काम करता है उससे दूनी मेहनत से वो काम करने लगता है। और मुझे लगता है कि चूंकि विष्णुदत्त शर्मा युवा हैं, विद्यार्थी परिषद की उनकी एक बहुत मजबूत पृष्ठभूमि है। उन्होंने विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री रहते हुए जिन नेताओं को तैयार किया, वो आज भारतीय जनता पार्टी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है, उसका भी निश्चित तौर पर उन्हें फायदा मिल रहा है। तो एक मजबूत, इस सब से वीडी शर्मा का नेतृत्व तो मजबूत हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क भी जो है वो दिन ब दिन और मजबूत होता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये लोगों के मन में भाव आ रहा है कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति, जो हमारे बीच का व्यक्ति है, जो हमारे लिए उपलब्ध है, जो हमारी समस्या, अगर कोई हमारी समस्या है तो उसके निराकरण के लिए उपलब्ध है। तो ये कहीं ना कहीं वीडी शर्मा का ये अंदाज। लेकिन पार्टी के कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्हें वीडी शर्मा का अंदाज संभवतः पसंद नहीं आ रहा हो, क्योंकि इस सबसे वीडी शर्मा का राजनीतिक कद बढ़ रहा है। और आप तो बहुत भली भांति परिचित हैं कि राजनीति में किसी साथी का कद बढ़ता देख दूसरे साथी उसे आसानी से पचा नहीं पाते हैं। यही इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है। और वीडी शर्मा जो हैं अरविंद जी, प्रशासन में भी अब उनका दबदबा भी बढ़ता जा रहा है, और अधिकारियों को, खासकर प्रमुख सचिव लेवल के अधिकारियों तक को, चीफ सेक्रेटरी को वो सीधे फोन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को सीधे संगठन की मंशा बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब ये जो कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में जो कुशाभाऊ ठाकरे का एक बड़ा मशहूर वाक्य था कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, संगठन हमेशा कायम रहता है और संगठन ही सर्वोच्च है। तो मुझे लगता है कि वो ध्येय वाक्य अब सही साबित होता दिख रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा। हमने तो प्रभात झा के दौर में, आपने अभी बताया कि वीडी शर्मा की प्रशासनिक क्षेत्र में सक्रियता बढ़े, तो हमने तो प्रभात झा के दौर अध्यक्ष रहते हुए वह दौर भी देखा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में जब वो मुख्य सचिव या डीजीपी को फोन करते थे और उनसे कहते थे कि मुझे फला विषय में आपसे बात करना, तो डीजीपी और मुख्य सचिव उनसे चर्चा के लिए उपलब्ध होते थे। कई बार मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में या प्रभात झा के निवास पर उस दौर के मुख्य सचिव और डीजीपी को उनसे मुलाकात करने आते हुए देखा है। अरविंद जी, अब हम बात करें तुलसीराम सिलावट की। सिलावट जी के बारे में सभी जानते हैं कि तुलसी पहलवान जो स्वभाव से बहुत ही विनम्र हैं, सहज हैं, सरल हैं। सामान्यतः राजनीति में उनकी छवि एक अजात शत्रु व्यक्ति की छवि है, और अपने जब वो कांग्रेस में तब भी भाजपा में उनके मित्रों की कमी नहीं थी। वो तो सब आजकल भाजपा के मित्र बोलते ही कि हम तुलसी भाई के पुराने मित्र हैं, और अभी भी उनकी कांग्रेस में उनके मित्रों की कमी नहीं है। लेकिन पहली बार तुलसी सिलावट को बहुत नाराज देखा जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि विधानसभा उपचुनाव के दौर में सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने प्रभारी बनाया था जीतू पटवारी को। जीतू पटवारी मतलब मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, और जो ये स्वयं दावा करते हैं कि खाती समाज सांवेर में जो बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था उसमें उनका अच्छा दबदबा माना जाता है, क्योंकि वो खुद खाती समाज। लेकिन प्रतीक जी, हमने देखा कि चुनाव के दौर में जीतू पटवारी कई बार असंतुलित हुए, और सामान्यतः जिस तरह की बातों से राजनेता परहेज करते हैं, कई बार विवादों में भी आए, अपने ट्वीट के कारण, अपने भाषणों के कारण कई बार विवादों में आए, और अपने कई ट्वीट उन्हें वापस भी लेना पड़े। तो उस दौर में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसीराम सिलावट को लेकर जो कुछ कहा, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने तब भी आपत्ति ली थी। चूंकि चुनाव का दौर था, सिलावट कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन चुनाव हो चुके हैं, सिलावट भारी बहुमत से विधायक बन चुके हैं और मंत्री बनने के कगार पे है। और उनका बहुत, मुझे लगता है कि उनके मन में इस बात की पीड़ा है कि मुझे लेकर जो कहा वो तो ठीक है, लेकिन मेरे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जीतू पटवारी ने जिस तरह की बातें कही, उन्होंने तो तुलसी सिलावट को लेकर ये भी कहा था कि तुलसीराम सिलावट 25,000 वोट से चुनाव हार रहे हैं, और वो चुनाव, और अगर नहीं हारे तो मेरा नाम बदल देना। ये वीडियो बनवाया था, उन्होंने कहा था जब भाषण दे रहे थे कि मैंने क्या बोला, रिकॉर्ड कर लो जरा। तो और उसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिलावट को लेकर जिस तरह की बातें उन्होंने सभाओं में कही, वो सामान्यतः राजनेता, अच्छे नेता इससे परहेज करते हैं इस तरह की बातों से, क्योंकि मंच की भाषा अलग रहती है, लेकिन राजनीति में कहीं ना कहीं सौजन्यता का अपना एक वो है। तो
सिलावट जो आपने सही कहा कि बिल्कुल बहुत अजात शत्रु माने जाते हैं, सरल हैं, सादगी पूर्ण हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात को लेकर बड़ी पीड़ा है कि आखिर जीतू पटवारी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर और उनको लेकर चुनाव के दौरान जो बातें की, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसका मतलब रिएक्शन आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से किसी बात को लेकर आहत होता है, और रिएक्शन मिल भी चुका है। जिस तरह से जीतू पटवारी के परिवारजन कुणाल पटवारी और दूसरों पे जिस तरह से बहुत बड़ी दंड जिला प्रशासन ने लगाया है जी, तो मुझे लगता है कि वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिल्कुल आपने सही कहा। और मुझे तो लगता है कि बात निकली है तो दूर तक लग जाएगी। आने वाले समय में जीतू पटवारी पे शिकंजा सरकार का और प्रशासन का और कस सकता है बरास्ता उनके परिजनों के माध्यम से। आम बात है कि पुत्र को हमेशा अपने पिता की स्मृतियों से, पिता की चीज़ों से बहुत स्नेह होता है। कई पुत्र बहुत लंबे समय तक अपने पिता की वो लाठी संभाल के रखते हैं, जिससे कभी कभी उनकी पिटाई भी हुआ करती है जी। बहुत सारे पुत्रों के पास मैंने बाप की छतरी को देखा है। ऐसा ही एक प्रेम मध्य प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी को अपने पिता की स्मृतियों से है। अरविंद जी बताएंगे वो स्मृतियाँ क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा कि स्मृतियां जो है वो कभी कभी इस तरह से संजोने में आ जाती है जिसकी कल्पना किसी को नहीं रहती। ओम प्रकाश सकलेचा के साथ भी ऐसे हुआ। हमें ध्यान है जब वीरेंद्र कुमार सकलेचा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो वो एक प्रोफेसर कॉलोनी स्थित बंगले में रहा करते थे। बाद में जो है उसके पहले प्रकाश चंद्र सेठी भी उस बंगले में रहे, बाद में शिवभानु सिंह सोलंकी उप मुख्यमंत्री रहते उस बंगले में रहे, सुभाष यादव रहे, उसके पहले शीतला साय रहे, लेकिन सकलेचा जी उस बंगले पे रहे थे। तब ओम प्रकाश सकलेचा बहुत छोटे से थे, बहुत छोटे थे। लेकिन अभी जब सकलेचा मंत्री बने तो उनकी माता ने उनसे कहा कि तुम्हारे पिता मुख्यमंत्री रहते हुए इस बंगले में रहते थे, तो मंत्री के रूप में यदि तुम्हें कोई बंगला अलाट हो रहा है तो तुम्हारी कोशिश ये रहना चाहिए कि वही बंगला तुम्हें मिले जिसमें तुम्हारे पिता मुख्यमंत्री के रूप में रहा करते थे। उस बंगले के साथ हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। और संयोग और ये रहा कि ओम प्रकाश सकलेचा जो अभी तक 45 बंगले में रहते थे उन्हें वही बंगला आवंटित हो गया। पिछले दिनों मेरी जब ओम प्रकाश सकलेचा से मुलाकात हुई तो उन्होंने पुरानी स्मृतियों को ताजा करते हुए कहा कि मेरे लिए बड़ा एक इमोशनल पल है जब जिस मकान में मैं बहुत छोटे से बड़ा हुआ, जिसमें मेरे पिता मुख्यमंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में रहे, उसी में आज मुझे मंत्री के रूप में रहने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। ऐसा ही एक वाक्य और मैं आपको बताना चाहूंगा। सालों तक अर्जुन सिंह C19 शिवाजी नगर के बंगले में रहे। जब वो नेता प्रतिपक्ष थे तो उस जमाने में रहे, मंत्री थे तब रहे, और आज भी वो बंगला। उनके बेटे अजय सिंह जब मंत्री बने तो अजय सिंह भी C19 में लंबे समय तक रहे, और आज भले ही अजय सिंह विधायक नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री ने राजनीतिक सौजन्यता बरतते हुए, चूंकि उस बंगले से उनका इमोशनल अटैचमेंट है, वो C19 बंगला जो है शिवाजी नगर का वो अजय सिंह को ही आवंटित कर रखा है। हाँ, बंगले से प्यार हमारे नेताओं को होता है, ये कोई नई बात नहीं। और हम देखते हैं कि जब मंत्री पद से हट जाते हैं तो सालों तक मंत्री, भूतपूर्व मंत्री अपना बंगला खाली नहीं करते। लेकिन इस बार बंगले खाली कराने में सरकार को कितनी मशक्कत करना पड़ी। सरकार ने फोर्सफुली बंगले खाली कराए। विदिशा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का गढ़ है, वे भाजपा का गढ़ है। वहां से विदिशा से शिवराज सिंह जी कई बार सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार इस गढ़ को ढाया था शशांक भार्गव ने। लेकिन शशांक भार्गव अपने ही पार्टी के नेताओं से परेशान हैं और वो अपने ही पार्टी के नेताओं से गुहार लगा रहे हैं कि कृपया नाराज कार्यकर्ताओं को समझाइए, वस्तुस्थिति बताइए। वस्तुस्थिति बताएंगे अरविंद तिवारी जी। देखिए प्रतीक जी, कांग्रेस को कांग्रेस ही खत्म कर रही है और कांग्रेस के नेताओं के दुश्मन कांग्रेस के नेता ही हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार से बाहर हुई और अंतर्कलह शुरू हो गया। ये एक उसकी वानगी है। शशांक भार्गव, जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है विदिशा, वहां पर पिछले चुनाव में किला फतेह किया, चुनाव जीत कर आए, और उनका सिर्फ इतना कहना था कि विदिशा में संगठन से जुड़े मामलों में जो निर्णय लिए जाए उसमें मुझे भरोसे में रखा जाए। वहां पर शैलेंद्र पटेल की किसी पद पर नियुक्ति हो गई। जब उन्होंने कुणाल चौधरी से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं, ये ओझा मैडम ने किया होगा। ओझा मैडम से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि अनभिज्ञता जताई। तो अंततः दो नेताओं के बीच में ये मामला झूलता रहा। लेकिन शशांक भार्गव की पीड़ा इससे बढ़कर है। उन्होंने कहा जिस व्यक्ति को आपने नियुक्त किया उसे पार्टी के बड़े नेताओं ने यह कहकर भ्रमित करने की कोशिश की कि तुम्हें
तो हम बहुत पहले ही नियुक्त कर देते, लेकिन तुम्हारी नियुक्ति का विरोध विधायक जी कर रहे हैं, मतलब शशांक भार्गव कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने विदिशा में शशांक भार्गव का एक दुश्मन खड़ा कर दिया। बात को संभालना तो दूर, सही बात रखना तो दूर, लेकिन कांग्रेस के नेता अपने ही पार्टी के एक विधायक को परेशान करने में जुट गए। बिल्कुल वाजिब। यही नजारा मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस समय है, जहां पे कांग्रेसी ही कांग्रेस को खत्म करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेता ही एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि दिन ब दिन कांग्रेस जो है वो मतलब उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है, और बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है कंप्यूटर बाबा को। कंप्यूटर बाबा तो अब राजनीति से तौबा कर चुके हैं। उन्होंने जेल से बाहर निकलते ही कहा कि अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा और हरिद्वार जाऊंगा और प्रभु के दर्शन करूंगा। अगर बाबा पहले ही ये सब कर लेते तो जेल क्यों जाना पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा का जो मास्टरमाइंड है, जो बाबा को भाजपा से खींचकर दिग्विजय सिंह तक और कांग्रेस तक ले गए, वो मास्टरमाइंड इस वक्त खामोश है। बिल्कुल सही कहा प्रतीक जी आपने कि बाबा आज जो बात कर रहे हैं, जेल से निकलने के बाद बाबा ने जिस तरह की चुप्पी अख्तियार की और इंदौर छोड़कर चले गए और कहने लगे, हरिद्वार चले गए और अब कहने लगे कि मेरा राजनीति से कोई वास्ता नहीं। यही रुख यदि बाबा साल 6 महीने पहले अख्तियार कर लेते तो इस तरह का नुकसान उन्हें नहीं होता, और जिस तरह की किस्से, जिस तरह के वाकये उनको का पर्दाफाश उनको लेकर हो रहा है, वो बदनामी से बच जाते। एक संतत्व का उन्होंने जो महामंडलेश्वर की आड़ में जो आवरण ओढ़ रखा था वो बरकरार रहता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कंप्यूटर बाबा क्या है ये सबको मालूम पड़ गया। हालांकि कंप्यूटर बाबा इतनी आसानी से चुप बैठने वाले नहीं, क्योंकि खुद कहते हैं कि मेरा दिमाग, नाम कंप्यूटर बाबा इसलिए पड़ा कि मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी की बिल्कुल। तो कंप्यूटर बाबा के अगले कदम का सबको इंतजार है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कंप्यूटर बाबा के जेल जाने तक के पहले तक की उनकी जो सारी रणनीति रहती थी, उनका जो सारा प्लानिंग रहती थी, उसके जो मुख्य रणनीतिकार रहते थे वो चंद्रशेखर रायकवार रहते थे। हालांकि वो लोक सेवा आयोग के सदस्य बन गए, उनकी संवैधानिक बाध्यताएं हैं, एक लिमिट उनकी तय हो गई है, लेकिन पूरे परिदृश्य में कहीं भी चंद्रशेखर रायकवार नजर नहीं आ रहे। मतलब कहीं उनका नाम तक नहीं आ रहा कि आखिर कंप्यूटर बाबा जिस स्थिति में पहुंचे उसमें चंद्रशेखर रायकवार की क्या भूमिका रही। एक और नाम है जो आपको ध्यान हो कि कंप्यूटर बाबा के साथ सालों से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो कंप्यूटर बाबा के जो है साथ पिछले साल भर से कहीं नहीं दिख रहे, योगेंद्र महंत, गांधीनगर के सरपंच। वो भाजपा में रह गए, कंप्यूटर बाबा कांग्रेस में चले गए। तो दोनों साथ में ही भाजपा में दोनों को पद मिला, दोनों को उपाध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा मिला, और उसके बाद कंप्यूटर बाबा तो कांग्रेस में आ गए। तो मतलब कंप्यूटर बाबा के अगले कदम का सबको इंतजार है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने कल ही इंदौर में कहा कि कंप्यूटर बाबा, किसी ने पूछा कंप्यूटर बाबा कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि रमेश बेंदोला जिस दिन कहोगे आप उन्हें बुला लेंगे, क्योंकि ये साधु संतों के भी महामंडलेश्वर और इनकी बात कंप्यूटर बाबा कभी टालते नहीं है। कंप्यूटर बाबा जो है वो फुटबॉल बन गए हैं। अब कंप्यूटर बाबा कब वापस रीस्टाल होंगे भगवान जाने। हाँ, पुनर्वास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अभी तो उनका हार्डवेयर बिगड़ा हुआ है और सॉफ्ट डिस्क उनकी जो डिस्क है वो खराब हो चुकी है, सॉफ्टवेयर उनका खराब हो चुका है। बहरहाल अब बात करते हैं प्रशासन की, और प्रशासन का जो युवा पुलिस अधिकारी है वो कहीं ना कहीं अपने डीजीपी की भूमिका से खिन्न बताए जा रहे हैं। जी हाँ प्रतीक जी, पुलिस मुख्यालय के कमरों में इन दिनों इस विषय पर बड़ी लंबी चर्चा चल रही है, बहस का विषय है, वाद विवाद का विषय है। और युवा आईपीएस अधिकारियों का ऐसा मानना है कि कई अफसरों के मामलों में यदि डीजीपी स्ट्रांग स्टैंड ले लेते, बिल्कुल सख्त रवैया अख्तियार कर लेते, तो शायद उन्हें उस पद से हटना नहीं पड़ता। और मतलब हमेशा ये माना जाता है कि डीजीपी जो है वो युवा अधिकारियों के संरक्षक रहते। वैसे डीजीपी तो मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया के नाते हर पूरे पुलिस महकमे के संरक्षक है, पुलिस अमले के संरक्षक है, लेकिन ये कहा जाता है अक्सर, आपने भी देखा कि जो युवा पुलिस अधिकारी रहते हैं उनके लिए डीजी जो है वो एक संरक्षक की भूमिका में रहते हैं, फादर फिगर कहीं भी उनके हितों के साथ अन्याय नहीं हो पाएगा। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ हुए घटनाक्रम हुए, जैसे नवनीत भसीन ग्वालियर के एसपी पद से जिस तरह से हटे, अमित सिंह जबलपुर से हटे, सचिन अतुलकर जिस तरीके से हटे, या जो उज्जैन से मनोज सिंह जिस तरह से हटे, तो मतलब अफसरों के मन में एक बात आने लगी है, और खासकर युवा अफसरों के मन में, कि यदि हम पर कोई सरकार की वक्त दृष्टि आती है या कोई किसी राजनेता के नाराज होने के कारण हमारे साथ कोई विवाद की स्थिति बनती है, हमारी पदस्थापना फेरबदल, तो दमदारी से हमारा पक्ष सरकार के सामने हमारे डीजी नहीं रख पाता। हालांकि वीके जौहरी बहुत सुलझे हुए अधिकारी हैं, उनका एक अलग ऑरा है,
और मतलब उनका मध्य प्रदेश पुलिस का डीजी होना है, तो जो व्यक्ति बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल रह लिया हो और वहां से वो मध्य प्रदेश सरकार के आग्रह पे मध्य प्रदेश का डीजी बनने को तैयार हुए, उनका एक अलग हो रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों युवा आईपीएस अधिकारियों के मन में इस बात को लेकर असंतोष है, और वो मतलब इसका इजहार भी करने से परहेज नहीं कर रहे हैं कि आखिर हमारे मामलों में डीजीपी स्टैंड क्यों नहीं ले पाते, कड़ा स्टैंड क्यों नहीं ले पाए। यदि वो कड़ा स्टैंड लेते तो हो सकता है कि कई अधिकारियों की पदस्थापना बरकरार रह जाती। देखिए, हर सरकारी अधिकारी चाहे वो छोटा हो बड़ा हो प्रमोशन चाहता है, लेकिन पुलिस के कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि प्रमोशन तो चाहते हैं, बड़ी पद तो चाहते हैं, लेकिन काम छोटे पद वाला ही करना चाहते हैं। बहुत सारे आईजी ऐसे हैं जो एडीजी बनने के बाद भी आईजी बने रहना चाहते हैं ताकि वो रेंज में रहें और मलाई खाते रहें। प्रतीक जी, इन दिनों मध्य प्रदेश में क्या स्थिति में आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में एडीजी रैंक के इतने अधिकारी हो गए हैं कि उनके पास अब काम ही नहीं बचा है। एडीजी रैंक के अधिकारियों के पास, हमने कुछ दिनों पहले सुना था कि डीजी ने सभी एडीजी और आईजी लेवल के अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि आप कम से कम दफ्तर में कार्यालयीन समय में बैठा तो करें। मतलब अधिकारी उपलब्ध ही नहीं हो रहे हैं पुलिस मुख्यालय में, ये चर्चा का विषय है। अब स्थिति ये हो रही है कि कई रेंज में आईजी स्तर के अधिकारी पदस्थ है, जो एडीजी पुलिस मुख्यालय में इनके पास काम नहीं है, वो इस बात की मशक्कत में लग गए हैं कि वो आईजी को रिप्लेस करके रेंज के एडीजी बन जाए। मतलब बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है कि एडीजी स्तर के अधिकारी रेंज की पदस्थापना के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और अभी सबको इस दौर में, आपको मालूम है, सबको बड़ा आसान रास्ता लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यदि हमें मदद मिल जाए तो हमारी राह आसान हो सकती है। तो कई एडीजी स्तर के अधिकारियों की संघ कार्यालय अर्चना और संविदा की अर्चना कर रहे हैं, संविदा की अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बोला। और उनकी कोशिश है कि जिन रेंज में, महत्वपूर्ण रेंज में, जैसे इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर जैसी रेंज आईजी स्तर के अधिकारी पदस्थ है, उन्हें खो करके और वे वहां पदस्थ हो जाए। देखना है सरकार का क्या रवैया रहता है इस मामले में। और चर्चा है कि एडीजी की भी है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अब भविष्य के डीजीपी वही होंगे। देखिए, आने वाले समय में वीके जौहरी का रिटायरमेंट होना है। वैसे उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र तो वो पूरी कर चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने जब उन्हें केंद्र से वापस मध्य प्रदेश लाने का फैसला किया था, डेपुटेशन समाप्त करके, तब एक आदेश पारित किया था कि वो 2 साल तक मध्य प्रदेश के डीजी रहेंगे। ये अवधि भी जल्दी ही 5-6 महीने बाद समाप्त होने वाली है। अब दुर्भाग्य ये है कि वीके जौहरी के इतने लंबे समय तक डीजी रहते हुए मध्य प्रदेश के कई काबिल अफसर रिटायर हो जाएंगे। विजय यादव, संजय राणा, संजय चौधरी, ये सब सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उसके बाद जो अफसर बचते हैं विशेष पुलिस महानिदेशक स्तर के, उनमें पवन जैन एक ऐसा अधिकारी जिनमें डीजी पद की संभावनाओं को टटोला जा रहा है। पुलिस अधिकारियों को लग रहा है कि डीजी पवन जैन बन सकते हैं। अब स्वाभाविक है कि कोई अधिकारी, किसी अधिकारी को लेकर ये बात चल पड़े, उसमें संभावना दिखे कि डीजी पद के लिए इनका दावा सबसे मजबूत है, तो उसके इर्द गिर्द अफसरों की आवाजाही बढ़ी जाती है। फिर पवन जैन को डीजी के रूप में एक अच्छा खासा टेन्योर मिलना है, ये भी उनका एक प्लस पॉइंट है। बहुत सुलझे हुए अधिकारी हैं पवन जैन। पुलिस, वो चाहे आईजी उज्जैन रहे हो या पुलिस महकमे की जिस भी शाखा में वो पदस्थ रहे हो, उसको, उसके कामकाज को उन्होंने एक नई ऊंचाई दी है। इसलिए पवन जैन पर सबकी निगाहें हैं। और चूंकि पवन जैन पर सबकी निगाहें हैं, पवन जैन कई उनकी अपनी ईमानदारी के लिए भी बहुत विख्यात हैं। और उज्जैन में तो बड़ा मशहूर किस्सा था कि एक इंस्पेक्टर ने जब उनको कुछ भेंट करना चाहा, लिफाफा देकर आए, तो उन्होंने आपा खोकर उस इंस्पेक्टर को चाटा मार दिया। तो इतने ईमानदार और सुलझे हुए अधिकारी हैं पवन जैन। लेकिन बहरहाल बात फिर से संविदा की अर्चना की आपने जिक्र किया था, तो बात फिर से जयंत भिसे का जिक्र जरूर करना चाहूँगा। संघ के बड़े कर्तव्यनिष्ठ स्वयंसेवक हैं, संघ के नज़दीकी हैं, और बिल्कुल तय हो चुका था कि वो संस्कृति विभाग में जाएंगे, पर पता नहीं कहाँ क्या रुकावट आ रही है। वही प्रतीक जी, संघ के बहुत निष्ठावान व्यक्ति हैं जयंत भिसे। संघ उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपता उसका बहुत ईमानदारी से निर्वहन करते हैं। मंत्री उषा ठाकुर के वो खासम खास है, क्योंकि उषा ठाकुर जब महू से बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव लड़ रही थी, तब जयंत भिसे उनके मुख्य रणनीतिकार की भूमिका में थे। और जब उषा ठाकुर संस्कृति विभाग की मंत्री बनी, तो तय माना गया था कि संस्कृति विभाग के किसी उपक्रम में जयंत भिसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन होंगे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया, और मुझे लगता है इसके पीछे जो कारण है, वो जो मैंने टटोला, मैंने खंगाला, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व जिस तरीके से युवा लोगों को आगे लाना चाहता है, युवा लोगों को पदों पर नियुक्ति देना चाहता,
कहीं ना कहीं माखन सिंह जी जैसे एक आध अपवाद अपन छोड़ दें तो माखन सिंह जी की पॉलिटिकल हाइट एक अलग वो था और मुख्यमंत्री का उन पर बहुत भरोसा था। संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने जिस भूमिका का निर्वहन किया उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया उसकी भी मिसाल दी जाती है, तो उसको अपवाद स्वरूप छोड़ दें। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन दिनों जो नियुक्तियां हो रही है उसमें युवाओं को प्राथमिकता ज्यादा दी जा रही। विकास दवे बन गए, आप देखें ना, विकास दवे जो साहित्य परिषद के संचालक बने वो लगभग उसी उम्र के हैं जिसको वीडी शर्मा जिस उम्र के हैं 50-55 साल की उम्र, इसी उम्र के नेताओं को ज्यादा तवज्जो मिले। तो मुझे लगता है कि जयंत भीसे के मामले में भी रुकावट उम्र की है, लेकिन जिस तरह का रवैया उनके मामले में संघ ने अख्तियार कर रखा है, उषा ठाकुर उनको किसी महत्वपूर्ण पद पे देखना चाहती है। मुझे लगता है कि जल्दी ही जो बाधा हमें दिखाई दे रही है जयंत भीसे के मार्ग में वो खत्म हो जाएगी और वो संस्कृति विभाग के किसी उपक्रम में महत्वपूर्ण पद पर आसीन दिखेंगे। तो ये थी कहानी हमारी आज की कही अनकही की, जिसमें हमने चर्चा करी राजनीति की, चर्चा की हमने प्रशासन की और चर्चा की उन बातों की जिनका जिक्र पत्रों में, समाचार पत्रों में और न्यूज़ बुलेटिन में नहीं होता है, लेकिन ये गॉसिप्स सच्चाई के बहुत नज़दीक होते हैं और प्रशासनिक गलियारों में हमेशा चटकारे लेकर सुनाए जाते हैं। बहुत धन्यवाद अरविंद तिवारी जी का। अगले सप्ताह इसी समय इसी वक्त हम फिर से हाजिर होंगे नई चटखारी भरी खबरों को लेकर कही अनकही कार्यक्रम में। तब तक देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।